स्टार्ट करने लगे हम इंट्राक्रैनियल हेमरेज के हवाले से। सो इंट्राक्रैनियल हेमरेज में आपके पास 4 किस्म के इंट्राक्रैनियल हेमरेज होते हैं। सबसे पहले है आपके पास एपिड्यूरल हेमरेज, सेकंड वन है आपके पास सबड्यूरल हेमरेज, थर्ड वन है आपके पास सब एरेक्नाइड हेमरेज, और लास्ट वन है आपके पास इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। अच्छा, सो आपके पास क्रेनियल कैविटी में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास 4 किस्म के इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस होते हैं। अब ये जो इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस है इनकी रिकग्निशन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पास जो एपिड्यूरल हेमरेज है ये आपके पास होता है एपिड्यूरल स्पेस में, सबड्यूरल हेमरेज आपके पास होता है सबड्यूरल स्पेस में, सब एरेक्नाइड हेमरेज आपके पास होता है सब एरेक्नाइड स्पेस में, और जो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज ये आपके पास डीप विद इन द ब्रेन सबस्टांस, ब्रेन में जो टिश्यू है उसमें आपके पास होता है इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, जो कि आपके पास है एपिड्यूरल हेमरेज। अच्छा जी, सो एपिड्यूरल हेमरेज के हवाले से अगर आप देखें, सो एपिड्यूरल हेमरेज में मैंने बताया था कि ये कहाँ पर होता है। सबसे पहले ये आपके पास है एपिड्यूरल स्पेस में होता है, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्रेनियल कैविटी में आपके पास जो एपिड्यूरल स्पेस है ये आपके पास पोटेंशियल स्पेस है। नॉर्मली आपके पास क्रेनियल कैविटी में एपिड्यूरल स्पेस नहीं होती। सो पैथोलॉजिकली या ट्रॉमेटिकली फिर आपके पास जो स्पेस वहाँ पे बनता है, जो ब्लीडिंग होती है आपके पास, और उस ब्लीडिंग के रिज़ल्ट में जो स्पेस बन जाती हैं, ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास बन जाता है एपिड्यूरल स्पेस। एपी मीन्स आउटसाइड या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एपिड्यूरल हेमरेज को एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरामीटर से आउटसाइड है। सो ये क्या है, आपके पास पोटेंशियल स्पेस है क्रेनियल कैविटी में। एपिड्यूरल हेमरेज की जो लोकेशन है वो आपके पास है टिरियन रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन। टिरियन रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन ये आपके पास सबसे वीकेस्ट पॉइंट है बोन्स ऑफ क्रेनियल कैविटी में। सो अगर आपके पास टेम्पोरल बोन में जो टिरियन रीजन है, अगर यहाँ पर कोई ट्रामा हो गया तो इस ट्रामा से यहाँ पर आपके पास होते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वो आर्टरी जब इफेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाएगी, तो वहाँ से वो आर्टरी रप्चर होने के बाद यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से आती है, लेट सपोज ये आपके पास है फोरामिन मैग्नम है, और यहाँ से आपके पास आ रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आके आपके पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बना देता है। ये आपके पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये आपके पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से डिफरेंट आर्टरीज बनते हैं, जिसमें एक है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी के फिर काफ़ी सारे ब्रांच है, जिनमें से एक जो ब्रांच निकल रहा है वो आपके पास है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी पर आपके पास यहाँ पर एक फोरामिन है जिसको कहते हैं, फोरामिन स्पिनोजम। और इस फोरामिन स्पिनोजम के थ्रू ये निकल के आपके पास ये स्टीरियन वाली रीजन में ये आर्टरी आती है। सो इसी तरह ये आर्टरी आपके पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से आ रही है, मैक्सिलरी आर्टरी ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच है, जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी से बनती हैं। सो ये आर्टरी फिर यहाँ पर होता है आपके पास निकल के आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मैक्सिलरी आर्टरी, फिर वहाँ से आपके पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो जब आपका कोई ट्रॉमा या इंजरी होगा इस एरिया में, सो ये जो आर्टरी है ये डैमेज हो जाएगी और यहाँ से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इस एरिया में। सो सो ये आपके पास कौन सी जगह पर होंगे, टिरियन रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन। और यहाँ पर जब टेम्पोरल बोन के इस एरिया में
ये आर्टरी रप्चर होगी। सो एज के ये आपके पास है आर्टरी, आर्टरी में आपके पास होता है हाई प्रेशर। तो यहाँ पर आपके पास ब्लड बहुत जल्दी एकमुलेट हो जाएगा, एकमुलेट। और ब्लड कहाँ पर एकमुलेट होगा? इन एपिड्यूरल स्पेस। और ये जो एपिड्यूरल स्पेस है ये अभी अभी इस रप्चर के बाद बना है और ये आपके पास है पोटेंशियल स्पेस। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपका स्कल बोन है इसको, तो ये जो हेमरेज है, जो ब्लीडिंग है, ये आपके पास स्कल बोन्स को तो नहीं कर सकती, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि वो तो हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन इस हेमरेज के साथ, इस ब्लड क्लॉथ के साथ एक चांस होता है कि वो ब्रेन सब्सटेंस को नीचे की तरफ कंप्रेस कर ले और ये आपके ब्रेन सब्सटेंस को कंप्रेस करके इस एरिया में ये बन जाता है। सो ये आपके पास क्या करता है? ब्रेन सब्सटेंस को कंप्रेस कर देता है। क्योंकि स्कल बोन्स आपके पास हार्ड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ये आपके पास बाहर नहीं आ सकती। सो इसके बाद ये आपके पास कहाँ पर चली जाती है? ब्रेन सब्सटेंस को कंप्रेस कर लेती है। अच्छा, सो ये था आपके पास लोकेशन ऑफ एपिड्यूरल स्पेस। और फिर उसके बाद मैकेनिज्म की किस तरह होती हैं। ट्रामा हो जाएगा या कोई भी इंजरी होगी, उसमें आपके पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने से वो ब्लड एकमुलेट हो जाएगा और फिर वो पोटेंशियल स्पेस बन जाएगी एपिड्यूरल स्पेस। और इस एपिड्यूरल स्पेस के रिजल्ट में आपके पास ब्रेन सब्सटेंस की कंप्रेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है आपके पास सिम्टम्स। अच्छा, सिम्टम्स में नॉर्मली आपके इंट्राक्रैनियल में जब भी कोई भी हेमरेज होगा तो सबसे जो फर्स्ट वन है वो आपके पास हेडेक, वो लाजमी होगा। हेडेक क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जब भी कोई ब्लीडिंग वगैरह होगी तो आपके पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा हेडेक काज कर लेगा। इसके साथ साथ और जो सिम्टम्स है उसमें आपके पास नाजिया, वॉमिटिंग, और इसके अलावा आपके पास अगर ये जो आपके पास ये जो ब्लीडिंग है, अगर इसने एक स्पेसिफिक न्यूरल एरिया को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी एरिया को कंप्रेस किया, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर इस एरिया को कंप्रेस किया, सो वो एरिया जो बॉडी में जिस जगह को कंट्रोल करती है उसकी आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल, फोकल मीन्स के स्पेसिफिक सिर्फ एक पार्ट, जो पार्ट कंप्रेस हुआ है वहाँ से आपके फोकल न्यूरो सिम्टम्स नज़र आएंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है और वो है आपके पास ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास एपिड्यूरल हेमरेज में, क्योंकि जो बाकी हेमरेज के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर ये फिनोमेना नहीं होता। सो ये आपके पास जो ल्यूसिड इंटरवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब ल्यूसिड इंटरवल क्या है? नॉर्मली जब आपके पास कोई भी माइनर इंजरी या ट्रॉमा हो जाए टेम्पोरल बोन में, इस एरिया में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट की ये आर्टरीज रप्चर नहीं हुई हो तो मे बी पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल हो, या अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो पेशेंट थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाए, फिर उसके बाद वो दोबारा कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो ये आपके पास नॉर्मल होता है अगर आपके पास कोई इंजरी ना हो। अब एपिड्यूरल हेमरेज में क्या होता है? एपिड्यूरल हेमरेज में ये होता है कि जब आपके पास इंजरी हो जाए और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आपके पास रप्चर हो जाए, रप्चर होने के बाद यहाँ पर ब्लड स्टार्ट हो जाए, एकमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने के बाद तकरीबन कुछ देर बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 to 30 मिनट्स के बाद पेशेंट दोबारा रिकवर हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने के बाद वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने के बाद कुछ घंटे के बाद या कुछ डेज़ के बाद वो दोबारा डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस मीन्स के फुल बेहोशी कोमा वाले हालत में चले जाएगा। सो ये जो इंटरवल है बिटवीन फर्स्ट अनकॉन्शियस, जो कि पहले बेहोश हुआ और फिर उसके बाद वो दोबारा कॉन्शियस स्टेट में आया और थोड़ी देर बाद फिर कुछ घंटे बाद या कुछ टाइम बाद वो दोबारा डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस में चला गया। सो इन दोनों
अनकॉन्शियस के दरमियान जो इंटरवल है इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। और ल्यूसिड इंटरवल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एपिड्यूरल हेमरेज में होता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी काम आता है। अगर ल्यूसिड इंटरवल को आपको पता चल गया कि जी इसमें ल्यूसिड इंटरवल हुए, सो मीन्स कि ये एपिड्यूरल हेमरेज है। फिर उसके बाद सेकेंड डायग्नोसिस में आप सीटी स्कैन करवा देते हैं। सीटी स्कैन में आपको क्या नज़र आएगा? सीटी स्कैन में आपके पास जो है ये जो हेमरेज है ये आपके पास कन्वेक्स शेप, लेंस शेप नज़र आएगा। अच्छा, लेंस शेप क्यों होता है? लेंस शेप इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था मेनिंजेस में कि जो आपके पास मेनिंजेस है, जो ड्यूरामीटर है, वो आपके पास हर एक सूचर के साथ फ्यूज़ होते हैं, सूचर्स के साथ वो फ्यूज़ हो जाते हैं। सो ये जो ब्लड है ये आपके पास एक दो सूचर्स के दरमियान जितना भी एरिया है उनमें तो ये एकमुलेट होना स्टार्ट कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद यह सूचर्स के बाद वो आगे जो फर्दर ड्यूरामीटर है वहाँ पर ये नहीं जा सकती। सो और जो बोन है, क्रेनियल बोन है, वो आपके पास हार्ट स्ट्रक्चर है। सो वो फिर जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपके पास ब्रेन सबस्टेंस को और कंप्रेस करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से, इन सूचर्स की वजह से आपके पास जो इसकी सिटी स्कैन में शेप होगा वो आपके पास लेंस शेप होगा। अगर आप ये सिटी स्कैन वाला इमेज देख ले तो ये आपके पास जो एक लेंस शेप नज़र आ रहा है। सो ये जो लेंस शेप सिटी स्कैन में है ये आपके पास है एपिड्यूरल हेमरेज का डायग्नोज। अच्छा, इसके अलावा अब जब ये एपिड्यूरल हेमरेज में जब ये कंप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर एक और अगर ये सीवियर कंप्रेशन हो, सीवियर ब्रेन को कंप्रेस किया हो तो यहाँ से हर्निएशन हो जाता है। जो आपका टेम्पोरल लोब है उसका जो अंकस है, अंकस या मीडियल टेम्पोरल लोब, जो आपका मीडियल टेम्पोरल लोब है या अंकस है, ये आपके पास हर्निएट हो जाता है। और कहाँ हर्निएट हो जाए? ये आपके पास टेंटोरियम सेरेबेलाई है, जो हमने ड्यूरामीटर का फोल्डिंग पढ़ा था, ये आपके पास है टेंटोरियम सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई। अब ये इस टेंटोरियम सेरेबेलाई से नीचे हर्निएट हो जाता है और ब्रेन स्टेम वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है। और अब यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर, इसके जो साइड पर क्या है, ब्रेन स्टेम है पोस्टीरियर साइड पर। सो जब ये अंकस नीचे आ जाएगा तो ये आपके पास ब्रेन स्टेम कंप्रेस कर ले, और ब्रेन स्टेम में जो एरिया कंप्रेस हो उसमें आपके पास यहाँ पर सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर होता है थर्ड क्रैनियल नर्व। तो ये आपके पास थर्ड क्रैनियल नर्व को कंप्रेस कर देता है, ये जो अंकल हर्निएशन है। और इस हर्निएशन को जो नीचे आ रहा है मीडियल टेम्पोरल लोब या अंकल हर्निएशन, इसको कहते हैं अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 किस्म के हर्निएशन होते हैं और अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन उनका एक टाइप है। सो ये जो आपके पास ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन ये आपके पास एपिड्यूरल हेमरेज के काज में, एपिड्यूरल हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। और ये जब आपके पास हर्निएट हो जाएगा तो आपको क्रेनियल नर्व नंबर 3 कंप्रेस हो जाएगा। सो जब क्रेनियल नर्व नंबर 3 कंप्रेस हो जाएगा तो फिर आपको कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे? एक तो आपके पास जो आई की मूवमेंट है वो आपके पास डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। सो आपके पास जो आई की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड हो जाएगी, प्लस आपके पास जो सेकंड होगा वो होगा पेपिलरी डायलेशन। सो पेपिलरी डायलेशन और डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, तो ये आपके पास किस में होंगे? थर्ड क्रैनियल नर्व की कंप्रेशन में। और ये कंप्रेशन आपके पास किस वजह से बना है? वो टेम्पोरल लोब के हर्निएशन से, मिडिल टेम्पोरल लोब। और ये हर्निएशन किस वजह से हुए? वो आपके पास एपिड्यूरल हेमरेज की वजह से हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एपिड्यूरल हेमरेज का, कि इट डजंट क्रॉस सूचर्स। मीन्स के दो सूचर्स के दरमियान जितना भी एरिया होगा वहाँ पर ये होगा, लेकिन इस सूचर से और इस सूचर से ये दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। तो ये आपके पास इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद और सीटी स्कैन में आपको कंफर्म हो जाएगा जब आपको लेंस शेप नज़र आएगा। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास है ल्यूसिड इंटरवल। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट आप एपिड्यूरल हेमरेज को किस तरह करेंगे?
अच्छा, एपिड्यूरल हेमरेज की मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आपके पास ब्लीडिंग हुआ है इसको इवैक्यूएट करना है, इवैक्यूएट ब्लीडिंग। अच्छा, ब्लीडिंग के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक बर होल करते हैं, बर होल करते हैं और यहाँ से आप आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। अच्छा, ये बर होल आपके पास किस जगह पर होता है? ये आपके पास होता है 4 सेंटीमीटर above the midpoint of zygomatic arch। तो ये जो होल है ये आपके पास, ये आप किस लोकेशन में करते हो? आप यहाँ पर जो ज़ाइगोमेटिक आर्च है उससे 4 सेंटीमीटर, उसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर अबव आप यहाँ पर एक होल कर देते हो और वहाँ से फिर आप ये जो ब्लड है इसको एवोक्यूएट कर लेते हो। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा दूसरा आपके साथ क्या होता है, जब आप हेमरेज होगा तो आपके पास इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ करने से आपके पास हेडेक भी हो जाएगा। तो आप इसके साथ साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन रखना चाहते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन। अच्छा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन रखने के लिए आप क्या क्या देते हैं? आप पेशेंट को मैनिटोल दे देते हैं आईवी। सो इससे आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। या आप शंट कर लेते हैं, या आप इसके अलावा जो थर्ड वन है वो है हाइपर वेंटिलेशन। अच्छा, सो आपके पास क्या क्या है इसमें मैनेजमेंट में? क्या है? इवैक्यूएट ब्लीडिंग बर होल के थ्रू 4 सेंटीमीटर अबव मिड पॉइंट ऑफ ज़ाइगोमेटिक आर्च और इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेनेंस मैनिटोल, शंट और हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू। सो ये आपके पास था अबाउट एपिड्यूरल हेमरेज। सो सबसे पहले इंट्राक्रैनियल हेमरेज के हवाले से हमने बात की। टोटल 4 किस्म के इंट्राक्रैनियल हेमरेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले एपिड्यूरल हेमरेज, फिर सबड्यूरल हेमरेज है, सबरेकनाइड हेमरेज है और इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है। सो ये जो 3 हेमरेजेस है ये तो आपके पास जो स्पेसेस है मेनिंजेस में जो बने होते हैं उन्हीं में होता है। एपिड्यूरल आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूरामीटर के आउटर साइड पर होता है। सबड्यूरल आपके पास सबड्यूरल स्पेस में होता है, जो कि एरेकनाइड मीटर और मेनिंजियल ड्यूरामीटर के दरमियान जो स्पेस है। सब एरेकनाइड मीटर आपके पास, सब एरेकनाइड स्पेस में जो हेमरेज होता है वो आपके पास पाया और एरेकनाइड मीटर के दरमियान जो स्पेस है उधर होता है। और इंट्रापेरेन्काइमल आपके पास डीप ब्रेन स्ट्रक्चर में छोटी छोटी आर्टरीज होती है, उनकी हेमरेज की वजह से आपके पास इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होता है। तो एपिड्यूरल हेमरेज के हवाले से हमने बात की कि लोकेशन आपकी, इनकी जो लोकेशन है वो आपके पास कहाँ पर होता है? एपिड्यूरल स्पेस में होता है। और इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी कहते हैं क्योंकि ड्यूरामीटर से आउटसाइड पर होता है। और जो कॉमन पॉइंट है कि किस एरिया पर ये जो एपिड्यूरल हेमरेज ये हो सकता है, सो आपके पास स्कल में सबसे जो थिनेस्ट एरिया है या सबसे जो थिनेस्ट पोर्शन है वो आपके पास है टिरियन रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन। तो वहाँ पर ये इंजरी आपके पास कॉज कर सकते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। और टिरियन रीजन पर ये इंजरी कॉज करने के लिए आपके पास जो आर्टरी जो जहाँ पर ये ब्लड एक्यूमुलेट होता है वो आपके पास है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी से बनती है और मैक्सिलरी आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच है। और ये आपके पास क्रैनियल कैविटी में इस एरिया में कहाँ पर आते हैं? थ्रू फोरामिन स्पिनोजम। सो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब ये आर्टरी रप्चर हो जाएगी तो आर्टरी में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है एपिड्यूरल स्पेस में, और इसकी वजह से आपकी ब्रेन कंप्रेस हो जाता है। ब्रेन कंप्रेस होने के साथ साथ ये जो कि आप यहाँ पर जो ब्रेन का मिड लाइन है, ये आपका मिड लाइन है, ये आपका मिड लाइन भी क्रॉस हो गया है। आपके जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड वाले वो कुछ राइट साइड पर भी चले गए और कुछ उससे नीचे जो ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन वो नीचे मिड ब्रेन स्टेम तक चला गया है टेंटोरम सेरेबेलाई को पास करके। सो सिम्टम्स में आपके पास क्या है? जनरल सिम्टम्स हेडेक है, नाजिया, वोमिटिंग, और जो एरिया आपके पास नर्वस सिस्टम का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो एरिया डैमेज होगा वहाँ से फोकल न्यूरो सिम्टम्स नजर आएंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल में क्या होता है? पहले पेशेंट बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद वो कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और फिर कुछ टाइम बाद वो डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस में चला जाता है। सो ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन फर्स्ट एंड डीपर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। और ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आपके पास एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है एपिड्यूरल हेमरेज के लिए। और हेडेक आपके पास क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जब ब्लीडिंग होगा तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से आपका हमेशा हेडेक होता है। डायग्नोसिस में क्या होता है?
डायग्नोसिस में आप करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में आपको लेंस शेप हेमरेज नज़र आता है। लेंस शेप इसलिए नज़र आता है क्योंकि आपके पास ये जो ड्यूरामीटर ये आपके पास सूचर्स के साथ साथ कनेक्ट हो जाता है। सो एक सूचर से ये दूसरे सूचर में क्रॉस नहीं कर सकता। सो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो सूचर्स के दरमियान ही होता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर ये ब्रेन सबस्टेंस की तरफ हर्निएट करना स्टार्ट या ब्रेन सबस्टेंस को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। फिर जो हर्निएशन है आपके पास वो है मिडल टेम्पोरल लोब का या अंकस है, और इसको कहते हैं अंकल ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन, जो कि सब टाइप है हर्निएशन सिंड्रोम का। फिर उसमें इस हर्निएशन के रिजल्ट में आपके पास थर्ड क्रैनियल नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आई की डाउनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट हो जाती है और पपिलरी डायलेशन हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिड्यूरल है कि ये आपके पास डजन क्रॉस द सूचर लाइन। मैनेजमेंट में आप ब्लीडिंग को इवैक्यूएट कर लेते हो और जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है जो इंक्रीज हुआ है उसको आप मेंटेन करने के लिए आप मिनिटोल देते हो, शंट करते हो या हाइपरवेंटिलेशन करते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट epidural hemorrhage. If you have any question you can ask me. Thank you so much.